एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीएम धामी ने किया वृक्षारोपण। सीएम ने मां के नाम लगाया देवदार का पौधा। गैरसैंण में विधानसभा सत्र समाप्त। 5013 करोड़ का अनुपूरक बजट पास। सीएम ने कहा सत्र की कार्रवाई संतोषजनक, कई योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा। खटीमा में वन तस्करों का आतंक। 2 सागौन के पेड़ काटकर उठा ले गए तस्कर। वन विभाग की लापरवाही के चलते काटे जा रहे पेड़। श्रीनगर में मूसलाधार बारिश का कहर। अलकनंदा के घाट बाढ़ के पानी में डूबे। धारी देवी मंदिर के करीब पहुंचा पानी। मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी। 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्र सिन्हा और अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों पर हम नजर डालेंगे। बता दें आपको, विधानसभा सत्र स्थगित होने के बाद देहरादून पहुंचे सीएम धामी। जी हां, आपको उत्तराखंड से ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र स्थगित होने के बाद देहरादून पहुंच गए हैं सीएम धामी। सीएम धामी ने देहरादून सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का तेजी से विकास किया, ये सीएम धामी का बयान आया। धारा 370 हटाने का कार्य मोदी सरकार ने किया है, सीएम धामी ने ये बयान जारी किया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और राहुल गांधी को देश की जनता को जवाब देना चाहिए, सीएम धामी का ऐसा कहना है। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर ये बयान जो है वो जारी किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का तेजी से विकास किया है। धारा 370 हटाने का कार्य मोदी सरकार ने किया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी को देश की जनता को जवाब देना चाहिए, ये बार बार सीएम धामी राहुल गांधी को कह रहे हैं। तो आपको बता दें, ये खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि ये जो बयान है ये तब जारी किया गया है जब विधानसभा सत्र स्थगित हो गया है। सीएम धामी ने देहरादून सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा मुद्दे पर उन्होंने ये बयानबाजी की है, ये बयान जारी किया है। राहुल गांधी पर सवाल पूछे गए हैं। आपको बता दें, विधानसभा सत्र स्थगित होने के बाद देहरादून पहुंचे हैं सीएम धामी और यहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का तेजी से विकास किया है। उन्होंने बीजेपी सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में जो प्रगति हुई उसको लेकर उन्होंने ये बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का तेजी से विकास किया। धारा 370 हटाने का कार्य मोदी सरकार ने किया। और चलिए इसी के साथ आपको बताते हैं सीएम धामी क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये आपको दिखाएंगे। जो भी कार्यक्रम आगे चलने हैं उन सब पर चर्चा हुई और बड़ी सकारात्मक रूप से चर्चा हुई। आज अच्छा होता कि पूरा सदन चलता और विपक्ष के साथी थोड़ा जल्दी नहीं करते तो और चर्चा होती, और भी महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर एक स्वस्थ चर्चा होने के बाद निश्चित रूप से किसी न किसी नतीजे पर पहुंचते। मैं समझता हूं कुल मिलाकर सदन अच्छा चला, सत्र अच्छा हुआ है और अनुपूरक बजट आया है। अनुपूरक बजट ये सामान्य बजट जो हमने मार्च में राज्य के लिए प्रस्तुत किया था, उसी बजट की पूर्ति के लिए ये बजट था। और कुल मिलाकर जो ऋण धीरे धीरे हमें घटाना है उस दिशा में भी हम काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पिछले अगर 2-3 सालों का देखेंगे तो दुगना हमने ऋण जो है
वापस करने का काम शुरू किया है और राजस्व बढ़ाने पर हमारा मुख्य फोकस रहा है कि राजस्व बढ़े और उसको लेकर लगातार, चाहे आज वो रेवेन्यू बढ़ाना ये हमारी प्राथमिकता में है। आबकारी विभाग हो, चाहे हमारा खनन विभाग हो या स्टाम्प कर से आने वाले रेवेन्यू हो, उन सब में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, आंकड़े साफ बताते हैं। और ऋण भी कम से कम लिया गया है। विकास के मामले में भी हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो नीति आयोग ने आंकड़े दिए थे, उन आंकड़ों में भी उत्तराखंड का नंबर 1 स्थान आया है। इसके साथ साथ जो हम राज्य के विकास के लिए जो प्राथमिकता लेकर चल रहे हैं कि ईईपी के प्रोजेक्ट हैं, केंद्र सहायता पोषित योजनाएं हैं, नाबार्ड की योजनाएं हैं, जिनमें हमें कहीं पर 72% का अनुदान मिलता है, जिसमें 28% राज्य को खर्च करना होता है। ईईपी के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें 90% हमको केंद्रांश मिलता है और 10% राज्य को खर्च करना होता है। जितनी हमारी परिसंपत्तियां हैं वो परिसंपत्तियां भी हमारी ठीक प्रकार से जो है आगे केवल सफ़ेद हाथी के रूप में न रहें। अभी इस अनुपूरक बजट में ये प्रावधान किया गया है कि जितने भी राज्य के गेस्ट हाउस हैं उन गेस्ट हाउसों को हम ठीक करें और जहाँ भी लोग आते हैं तो कम से कम कुछ न कुछ राज्य को प्राप्त होता रहे। ये नहीं कि हमने सब चीज़ें बना दी और बनाने के बाद केवल और केवल उसमें हम पैसा खर्च करते रहें। हम राज्य को इस प्रकार से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा संकल्प है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको भी एक अच्छी अर्थव्यवस्था राज्य की मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और बहुत सारे जो खर्चे हैं उन खर्चों को भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य को अधिक से अधिक उन योजनाओं का लाभ मिले जिनसे राज्यांश कम से कम हो। साथ ही जो हमारा गरीब है, गरीब कल्याण की योजनाएं वो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचे। युवाओं के और नौजवानों के विकास के लिए, हमारे शिक्षार्थियों के लिए हमने बहुत सारी जो है छात्रवृत्तियाँ भी शुरू की हैं। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए खिलाड़ी उदयमान योजना भी प्रारंभ की है। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह और अच्छे काम करें, 3 लाख रुपए तक का ऋण उनको बिना ब्याज देने की व्यवस्था की है। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं पशुधन के क्षेत्र में, मत्स्य के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में हम लेकर आए हैं। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि अनुपूरक बजट जो हमारा सामान्य बजट था, उस बजट को पूरी तरह से धरातल पर उतारने का ही एक अंश है और उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। दंगाइयों पे नियंत्रण हो सके, इससे संबंधित एक विधेयक आया है, जो भी क्षति होगी उसकी भरपाई हो सके, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राज्य के लिए चूँकि इस प्रकार का ये कानून बहुत अति आवश्यक था। पिछले दिनों हल्द्वानी में 8 फरवरी को घटना हुई थी बनभूलपुरा क्षेत्र में, जहाँ पर प्रशासन के लोगों को, पुलिस के जवानों पर और विशेषकर महिला पुलिस पर और आप ही जैसे सभी पत्रकार भाइयों पर जो वहाँ पर कवरेज करने के लिए गए हुए थे, उन पर जानलेवा हमला हुआ, उपद्रव किया गया, तोड़फोड़ की गई और बड़ी एक हिंसा वहाँ पर करना चाहते थे लोग। इसको समय रहते जो है कंट्रोल किया गया, प्रशासन ने, पुलिस के लोगों ने। इस प्रकार की घटना राज्य के अंदर कहीं भी नहीं होनी चाहिए और ये कानून लाने के पीछे हेतु यही है कि कोई भी अब इस प्रकार की घटना करने के बारे में तो बहुत दूर की बात, किसी के दिमाग में भी नहीं आए कि हम मुझे घटना करनी है या इस प्रकार का अपराध करना है, क्योंकि राज्य हमारा बहुत शांत है। राज्य के अंदर सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, बड़ा सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्ण यहाँ व्यवहार रहता है सबका एक दूसरे के साथ। तो उत्तराखंड के अंदर तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। जहां बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें उत्तराखंड के 5 जिले जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। गरज चमक के साथ
बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये है उत्तराखंड के मौसम का हाल, जहां हम आपको बता रहे हैं कि मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसी के साथ 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है और गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है और यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, इसलिए आईएमडी ने 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी मां के नाम देवदार का पौधा लगाया। बता दें आपको, मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। हरेला पर्व से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का वृहद अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के साथ जन सहयोग भी लिया गया है। विधानसभा गैरसैंण के प्रभारी शेखर पंत ने विधानसभा परिसर में 4000 फलदार पौधे लगाए हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए उनका आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक अनिल नौटियाल, मदन सिंह बिष्ट, हरीश धामी, आदेश चौहान, मनोज तिवारी, विधानसभा भराड़ीसैंण के प्रभारी शेखर पंत भी मौजूद रहे। चलिए आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र तीसरे दिन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिनों तक चली मॉनसून सत्र की कार्रवाई को संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान प्रदेश के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। राज्य के सामान्य बजट की पूर्ति के लिए 5013 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पास किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है और अपने खर्च को भी सरकार कम करने के लिए प्रयास कर रही है, जिससे उत्तराखंड पर बढ़ता कर्ज उतारा जा सके। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर सत्र की कार्रवाई संतोषजनक रही, जिसमें कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। देखिए, 3 दिन लगातार सदन के अंदर प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनने की जो भी कार्यक्रम आगे चल रहे हैं, उन सब पर चर्चा हुई और बड़ी सकारात्मक उसकी चर्चा हुई। आज अच्छा होता कि पूरा सदन चलता और विपक्ष के साथी थोड़ा जल्दी नहीं करते तो और चर्चा होती और भी महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर एक स्वस्थ चर्चा होने के बाद निश्चित रूप से किसी न किसी नतीजे पर पहुंच। मैं समझता हूँ कुल मिलाकर सदन अच्छा चला, सत्र अच्छा हुआ है और अनुपूरक बजट आया है। अनुपूरक बजट ये सामान्य बजट जो हमने मार्च में राज्य के लिए प्रस्तुत किया था, उसी बजट की पूर्ति के लिए ये बजट था। और कुल मिलाकर जो ऋण धीरे धीरे हमें घटाना है, उस दिशा में भी हम काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पिछले अगर 2-3 सालों का देखेंगे तो दुगना हमने ऋण जो है वापस करने का काम शुरू किया है और राजस्व बढ़ाने पर हमारा मुख्य फोकस रहा है कि राजस्व बढ़े और उसको लेकर लगातार, चाहे आज वो रेवेन्यू बढ़ाना ये हमारी प्राथमिकता में है। देखिए, 3 दिन लगातार सदन के अंदर प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनने की जो भी कार्यक्रम आगे चल रहे हैं, उन सब पर चर्चा हुई और बड़ी सकारात्मक उसकी चर्चा हुई। आज अच्छा होता कि पूरा सदन चलता और विपक्ष के साथी थोड़ा जल्दी नहीं करते तो और चर्चा होती और भी महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर एक स्वस्थ चर्चा होने के बाद निश्चित रूप से किसी न किसी देखिए, 3 दिन लगातार सदन के अंदर प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनने की जो भी कार्यक्रम आगे चल रहे हैं, उन सब पर चर्चा हुई और बड़ी सकारात्मक उसकी चर्चा हुई। आज अच्छा होता कि पूरा सदन चलता और विपक्ष के साथी
थोड़ा जल्दी नहीं करते तो और चर्चा होती और भी महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र तीसरे दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। इन 3 दिनों में सदन 18 घंटे 9 मिनट तक चला, जिसमें सरकार ने 5013 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया और 9 विधेयक और 3 अध्यादेश सदन के पटल पर रखे, जिनमें से 7 विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए, जबकि 2 विधेयकों को प्रवर समिति को भेजा गया है। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए 500 प्रश्न भी थे, जिनमें से सरकार ने 109 का जवाब दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि विधानसभा स्पीकर होने के नाते उनकी ये प्राथमिकता हमेशा से रही है कि सत्र के दौरान ज्यादा से ज्यादा प्रश्न दिए जाएं और विधायकों को सुना जाए। इसलिए सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही रात करीब 10:30 बजे तक चली। वहीं उन्होंने विपक्ष के वॉकआउट पर कहा कि विपक्ष के विधायक नियम 310 के तहत चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन समय कम था, इसलिए उन्होंने नियम 98 में सुनने के लिए विपक्ष को आधा घंटे का समय दिया। लेकिन जिन 6 विधायकों के नाम मिले थे, उसमें से आधे घंटे केवल 3 ही विधायक बोल सके और 3 विधायक छूट गए। देखिए, ये सवाल मुझे आज पूछा जा रहा है, मैं इसका जवाब यही देना चाहती हूँ। अभी बहुत अच्छी चीज़, मात्र जो माँ होती है या जो महिला होती है, जो बहन होती है, उसे अगर कोई दायित्व दिया जाता है तो वो उसे 400% अच्छे से निभाने का प्रयास करती है। मेरा दायित्व है, 2 बार की विधायक होने पर भी मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्पीकर बनाया है, तो एज स्पीकर मेरा दायित्व बनता है कि मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन मैं पूरी तरह से करूं और ठीक से करूं। वहां पर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो उत्तराखंड की जो जनता है उसकी बात पटल पर आ सके, उसका मैं प्रयास करती हूँ और उसमें मुझे अच्छा भी लगता है, आनंद भी आता है और बहुत ज़्यादा थकावट भी नहीं होती है। साथ ही साथ आई थिंक बचपन से क्योंकि सेना से रहा है संबंध, मेरे पिताजी सैनिक रहे हैं, तो हमेशा यही देखा है कि देश के प्रति, प्रदेश के प्रति एक जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है, एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं वहाँ बैठूं और बैठकर प्रयास करूं कि सदन जो है वो ठीक ठाक चले। मेरे माता पिता ने भी मुझे यही संस्कार दिए हैं कि अगर आपको जिम्मेवारी मिली है तो उसे 200% आप उसको ढंग से निभाइए, ईमानदारी से निभाइए और सच्चाई। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 3 दिनों तक चले सत्र के लिए विधानसभा सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि 3 दिनों के सत्र के दौरान कार्रवाई सही ढंग से चली, लेकिन तीसरे और अंतिम दिन विपक्ष ने हंगामा काटा और सदन से वॉकआउट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि इस सत्र की राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की है, जिसे सदन में पास किया गया और राज्यपाल से भी इस विधेयक की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि 2 विधेयक प्रवर समिति को भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सदन में देनी होगी। देखिए, मैं अपने सदन के तमाम सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जो 3 दिन का सदन आहूत किया गया था, उसमें जो 8 विधेयक हमारे द्वारा लाए गए थे, जिसमें 2 विधेयकों पे प्रवर समिति को सौंपा गया है और शेष विधेयक पारित हुए, यानी कि वो एक्ट का स्वरूप ले गए। मैं इसके लिए पूरे सदन के तमाम साथियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ कि विपक्ष उसमें शामिल नहीं था। हम चाहते थे कि पूरा विपक्ष हर बिंदु पे विस्तारवार चर्चा करे। सदन में जिस प्रकार से हम लोग विधेयक लाते हैं, तो चर्चा का हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति उसमें अपना विचार रखे, उसमें कुछ संशोधन हो, लेकिन वो उपस्थित नहीं थे, सच्चाई सुनना नहीं चाहते थे और वो सदन का बहिष्करण कर गए। लेकिन फिर भी मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे सदन का बहुत सम्मानित हिस्सा है और कार्रवाई निश्चित काल के लिए स्थगित हुई है। लेकिन इस सदन में 2 विषय मुख्य रूप से हमने जो पारित किया वो मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का काम जो किया, उसका सदन ने एक मत से उनका धन्यवाद किया है, सरकार का धन्यवाद किया है।
माननीय राज्यपाल जी ने जो स्वीकृति प्रदान की उनका धन्यवाद किया है। और आपदा के विषय में जिस प्रकार से केंद्र ने एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा, यदि मैं कहूं कि एक आशीर्वाद दिया है, हमें एक बहुत बड़ा उसने हमें सहयोग प्रदान किया है, वरदान जैसा दिया है। मैं माननीय मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, केंद्र सरकार का, पूरे उत्तराखंड की ओर से धन्यवाद दे रहा हूँ। जहां हमें कुछ नहीं मिलता था वहां आज हमारा केंद्र सरकार उसमें हमें सहयोग प्रदान कर रहा है। कुछ स्कूलों में उनके क्षतिग्रस्त होने पे कुछ पैसा नहीं देते थे। वहीं उत्तराखंड के देहरादून आईएसबीटी में बस के अंदर 16 साल की नाबालिग बच्ची से हुए सामूहिक बलात्कार के विरोध में उत्तराखंड संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रकाश राणा के नेतृत्व में लोग एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग हुई और सीएम धामी से रेप केस के आरोपियों को तत्काल फांसी देने और कानून बनाने की मांग की गई है। प्रकाश राणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बस में किशोरी से हुए सामूहिक बलात्कार के अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई में देरी की गई। उन्होंने कहा कि रोडवेज पर लोगों को भरोसा हुआ करता था और लोग अन्य प्राइवेट बसों की जगह रोडवेज की बसों में यात्रा करने को प्राथमिकता देते थे ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित रहे। लेकिन इस घटना के बाद लड़कियां और महिलाएं रोडवेज में सफर से कतरा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक तो रोडवेज का काफी हद तक निजीकरण कर दिया है और इसमें अनुबंधन पर कई कर्मचारियों से बिना वेरिफिकेशन के काम लिया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। भू माफिया, शराब माफिया और खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार में अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला है, लेकिन आईएसबीटी की पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। इस आज के धरने प्रदर्शन के माध्यम से हम सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं, आपके हाथ में गृह विभाग भी है, जब आपके अधीन ये सारी कानून व्यवस्था आती है, तो आपको चाहते ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई करके इनको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो इस टाइप के जो रेप करते हैं, हमारी बेटियों को भी नहीं देख पा रहे हैं ये किस टाइप के लोग हैं, और सरकारी तंत्र में इस टाइप के लोग हैं, कितनी बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री का अधीन ये पूरा विभाग है, ये सारा सिस्टम उनको देखना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, इनका वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इससे कुछ दिन पहले हमारा उत्तराखंड में एक बेटी अंकिता भंडारी, उसके साथ एक हत्याकांड हुआ, उसके साथ भी रेप हुआ, उसके बाद भी उनको पाला जा रहा है कोर्टों में। उसके ऊपर अब जाके उन्होंने गैंगस्टर लगाई, गैंगस्टर लगा के उनको कोर्ट में जेल के अंदर रखे सरकारी रोटियाँ खिला रहे ऐसे लोगों को, तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? उनको बाहर रोटी खिलाओ या अंदर, वहाँ तो काम भी नहीं करना पड़ा, उनको रोटी खाओ आराम से जेल के अंदर, बेटियों का रेप करो और ले जाओ अंदर जेल के अंदर। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की ये बात है। और मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर इस टाइप के जो रेपिस्ट जो यहाँ पर जो पैदा हो रहे हैं, ऐसे लोगों को तुरंत चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए। उनको ऐसे कानूनी व्यवस्था में लाके क्या फायदा, लोगों का भरोसा उठ रहा है। कल के दिन हो सकता है ये केस में कोई विटनेस मिले ना मिले, छूट के फिर भाग जाएंगे ये लोग। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल फांसी, अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप लोग आप ही इस्तीफा दे दिए, आपके बस का अगर नहीं है ये चीज़ें ऐसे करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अगर आप नहीं काम कर पा रहे हैं या सज़ा नहीं दिलवा पा रहे हैं, ये इस टाइप का एक लचीला प्राविधान है। ऐसे रोडवेज में जो हमारे कंडक्टर है या जो भी है जो आपने भर्ती कर रखे हैं बसों में, ऐसे को तुरंत पकड़ के, अगर सरकारी आदमी इस प्रकार का अगर कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल भी माफी लायक नहीं है। ऐसे को बिल्कुल चौराहे पे लटाकर फांसी दे देनी चाहिए। कानून में प्रावधान की आवश्यकता उत्तराखंड का मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि उत्तराखंड में एक अलग से कानून बने। कानून व्यवस्था मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में लगातार हो रही बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। बीते शुक्रवार सुबह जैसे ही श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के डैम से पानी छोड़ा गया तो श्रीनगर से अलकनंदा नदी का पानी खतरे के निशान के पास तक पहुंच गया। यहां के सारे घाट अलकनंदा में डूब चुके हैं। उधर अलकनंदा का जलस्तर धारी देवी मंदिर के बिल्कुल करीब तक पहुंच चुका है। ऋषिकेश में गंगा नदी ने चेतावनी रेखा पार कर ली है। आपको बता दें, बद्रीनाथ हाईवे के पास स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर तक पानी पहुंच चुका है। पानी पिलर के ऊपर तक पहुंच गया। वो डर जाता है। खैर, हमको तो आदत पड़ गई है। दीवार लगाई जाए, हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया।
देखिए ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सामने देखिए ये जो धारी की जो रोड जा रही है, ये पानी रोड पे आ जाता है। इधर भी जो मंदिर के सामने जो रोड है वहाँ भी पानी आ जाता है। हमने बहुत ही शासन प्रशासन से जो गुहार लगाई है कि कृपया जो है यहाँ पर सुरक्षा मतलब जो दीवार लगाई जाए। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर कंक्रीट की दीवार लगाएंगे। अब देखो कब तक होता है। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े लक्कड़ आते हैं जो कि पिल्लरों को टक्कर मार के जाते हैं। ऐसा हिल जाता है यहाँ पर कि जो बाहर से जो व्यक्ति आता है वो डर जाता है। खैर हमको तो आदत पड़ गई है। बहुत बड़े बड़े वो आते हैं पेड़ और इन पिल्लों में लग करके बड़े मतलब जैसे झटका जैसे होता है, इस प्रकार से झटका। देखिए ऐसा है, ये देवी की शक्ति है, हैं। अब उसी दिन की बात है, ये पानी इतना ज़्यादा भर दिया था कि आगे डैम ओवरफ्लो कर रहा था। शासन प्रशासन ने हमको ये बताया कि अगर मूर्ति को जल्दी ऊपर नहीं लाएंगे तो आगे जनहानि हो जाएगी, आगे बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए आगे नुकसान ना हो ये सब देख करके क्रेन के द्वारा हम मूर्ति को लाए यहाँ पर 16 जून 2013 को शाम को 7 बजे यहाँ पर लाए और उसके 1.5-2 घंटे बाद आपने देखा होगा केदारनाथ में जो महाप्रलय आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी से हैड़ा खान धाम तक मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क मार्ग से जुड़े ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया गया। कमिश्नर ने जल जीवन मिशन के तहत अगले महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा ओखल ढूंगा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छापा मारते हुए कमिश्नर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि डॉक्टर महीने में 2 दिन आकर पूरे महीने गायब रहते हैं और डॉक्टर की उपस्थिति वार्ड बॉय द्वारा लगाई जा रही थी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए कमिश्नर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को अपने कार्यकाल में तलब किया है। तो चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।